नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संविधान पर फिर घिरी मोदी सरकार की, ईरान के जरिए ट्रंप को दी गई चेतावनी की, देखेंगे बिहार में वोटिंग लिस्ट विवाद के बीच चुनाव आयोग ने लिया क्या फैसला, अहमदाबाद हादसे की जांच में यूएन की क्यों हुई एंट्री, जानेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार पर क्यों बोला हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े रुख को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रॉ के नए चीफ बनाए गए पराग जैन रवि सिन्हा की लेंगे जगह, 1 जुलाई से संभालेंगे चार्ज। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से हुए सम्मानित पीएम मोदी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में मिला सम्मान, पीएम ने मां भारती को समर्पित किया सम्मान। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा पिछड़ा वर्ग के हक पर डाल रही है डाका। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से खड़ा कर रहा पाकिस्तान, आईएसआई कर रही फंडिंग, देश की खुफिया एजेंसियों ने किया इंटरसेप्ट। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संविधान बदलने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है और शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से ही हो रही है, यानी संविधान के शुरुआती शब्दों को ही बदलने की तैयारी है। इस विवाद की शुरुआत आरएसएस की तरफ से हुई, फिर बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए, फिर केंद्र के मंत्री और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस मामले में बयान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी संविधान की प्रस्तावना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने संविधान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ मोदी सरकार को सख्त चेतावनी दी है। तो कैसे संविधान का मामला बीजेपी पर पड़ रहा है भारी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया जाना चाहिए। ये दोनों शब्द उस समय संविधान में शामिल किए गए थे जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। अब उन्हें हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। विपक्ष ने आरएसएस के महासचिव के बयान पर सवाल उठाए, कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की साजिश रच रही है। दरअसल संघ के बाद मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि संविधान के प्रस्ताव में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने पर विचार होना चाहिए। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी संघ के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो बीज है जिस पर ये दस्तावेज विकसित होता है। भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। आपातकाल के दौरान इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ना संविधान निर्माताओं की सोच के साथ विश्वासघात को दर्शाता है। यानी उपराष्ट्रपति ने भी सीधे सीधे होसबाले के बयान का समर्थन कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। ये बात मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान बीजेपी आरएसएस की उसी सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसमें वो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले आरएसएस के महासचिव ने यही बयान दिया और अब मोदी सरकार के मंत्री वही राग आलाप रही हैं। लेकिन वो याद रखें, बाबा साहेब का दिया संविधान भारत की आत्मा है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। ये जो चाहे कर ले, हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संविधान बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने इसके लिए बीजेपी को ही सजा दे दी थी। संविधान के मामले में बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है, तो ईरान और अमेरिका के बीच भी परमाणु डील फंस गई है। डील की जगह एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी चल रही है। ट्रंप लगातार खामेनेई को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत करने के लिए धमकी भरा अंदाज अपनाया। सीजफायर से पहले उस पर बम गिराए और इसी के चलते ईरान भी अमेरिका पर भड़क उठा। ईरान ने भी अमेरिका पर तीखा हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान धमकियों और अपमानों को सहन नहीं करता और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी ताकत दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में किसी समझौते को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा को छोड़ देना चाहिए। महान और शक्तिशाली ईरानी जनता, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इजरायली शासन को हमारे मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागना पड़ा, धमकियों और अपमानों को पसंद नहीं करती। अगर भ्रम ने किसी बड़ी भूल को जन्म दिया तो ईरान अपनी वास्तविक क्षमताएं दिखाने से नहीं झिझकेगा, जो किसी भी गलतफहमी को खत्म कर देगा कि ईरान की शक्ति को कम आंका जा सकता है।
आरागची ने आखिर में कहा कि सद्भावना से सद्भावना जन्म लेती है और सम्मान से सम्मान। ईरान ने साफ कर दिया कि ट्रंप अगर अपनी जुबान सही नहीं करेंगे तो अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका ने उस पर बम गिराए थे, ऐसे में हमलावरों से बातचीत करने की उसकी नीति नहीं है। इसके अलावा अब्बास अरागची ने इजराइल पर तंज कसते हुए कहा कि इजराइल के पास ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। सीजफायर तो हो गया, लेकिन विवाद बरकरार है। विवाद भारत में भी चल रहा है और ये विवाद है चुनाव के तरीके पर। विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं है और अब चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में पहली बार बिहार ऐसा राज्य बनने वाला है जहां लोग फोन के जरिए वोट डाल सकेंगे। बिहार के राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने ये जानकारी दी। यह प्रयोग पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण की 6 नगर परिषदों के लिए होने वाले मतदान में शुरू किया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि विधानसभा चुनाव में ये सुविधा मिलेगी या नहीं, लेकिन कोशिश यही है कि बिहार चुनाव तक ये सुविधा पूरी तरह से तैयार हो जाए। इस नई सुविधा का फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहारी मतदाता। इसके लिए वोटर्स को अपने एंड्रॉइड फोन में ESECBHR ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और बिहार चुनाव आयोग ने मिलकर बनाया है। वोटर को अपना फोन नंबर ऐप में लिंक करना होगा और फिर वो ऑनलाइन वोट डाल सकेंगे। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी ई-वोटिंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने छेड़छाड़ रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 वोटर्स ही लॉगिन कर सकेंगे और वोटर आईडी से ही सत्यापन होगा। साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक, फेस मैचिंग और स्कैनिंग जैसी सुविधाएं भी हैं ताकि धांधली ना हो। इसके साथ ही साथ ऑडिट ट्रेल भी होगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अब तक 10,000 लोग इस सिस्टम में रजिस्टर हो चुके हैं और 50,000 और लोगों के ऑनलाइन वोटिंग करने की उम्मीद है। बता दें कि ये फैसला हाल ही में बिहार में निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रस्ताव को लेकर जारी विवाद के बीच आया है, जिसमें नए वोटरों को 1987 से पहले भारत में जन्म का प्रमाण देना होगा। विपक्षी नेता जैसे ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी इसे गुप्त रूप से एनआरसी लागू करने की साजिश बता रहे हैं, जो गरीब और वंचित वर्गों को मतदान से वंचित कर सकता है। बिहार में वोटिंग लिस्ट विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। तो अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस हमले की जांच में यूएन की संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO भी शामिल होगी, जिसकी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो क्यों ICAO को जांच के लिए भारत ने दी मंजूरी और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच में अब यूनाइटेड नेशंस भी शामिल होगा। भारत सरकार ने यूएन की विमानन संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO को एक ऑब्जर्वर के तौर पर जांच में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ICAO ने खुद इस जांच में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन पहले भारत ने इस मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन अब भारत ने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए ये फैसला लिया है। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही 12 जून को एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। वहीं एक यात्री चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया। फिलहाल मामले की जांच के लिए भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB काम कर रहा है। इसमें विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। NTSB की टीम फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स का डेटा निकालने में जुटी है, जो हादसे के कारणों का पता लगाने में अहम साबित हो सकता है। ये कदम जांच को और विश्वसनीय बनाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि हादसे की सही वजह सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अहमदाबाद हादसे की जांच लगातार जारी है। ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे की वजह क्या है। तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अब एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है। खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनता की जेब काटने का ठेका ले रखा है। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, बचत बंद, घरेलू खर्चों पर लगाम, ये है अमृतकाल का परिणाम। सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर 25 वर्षों में सबसे निचले पायदान पर। घरेलू बचत 50 वर्षों में सबसे कम तो हुई थी, पिछले 3 वर्षों से लगातार गिरावट देखने को मिली।
खरगे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने जनता की जेब काटने का ठेका ले रखा है। अब खरगे के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये बयान देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के मुद्दों को उजागर करता है। खरगे का ये पोस्ट सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाता है और आम जनता की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई में अमृतकाल है या जनता के लिए आर्थिक संकट का दौर है। बता दें कि विपक्ष खासकर कांग्रेस मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर हमला करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब उनका ये वादा झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार बुरी तरह से घिर गई है। अब कांग्रेस के इस बयान पर मोदी सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से केंद्र सरकार घिरती दिखाई दे रही है, तो सीजेआई गवई के बयान भी मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं और अब सीजेआई ने एक बार फिर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ कहा सीजेआई गवई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में अपने बचपन की बातें साझा की, जो प्रेरणा और भावनाओं से भरी थी। उन्होंने बताया कि बचपन में वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, मगर उनके पिता का सपना कुछ और था। उनके पिता एक फ्रीडम फाइटर और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायी, खुद वकील बनना चाहते थे, लेकिन आजादी की लड़ाई में जेल जाने के कारण उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। इस दौरान सीजेआई भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक बड़े संयुक्त परिवार में पला, जहां मेरी माँ और चाची ने कई बच्चों की जिम्मेदारियों को संभाला। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आर्किटेक्चर का सपना छोड़ वकालत को चुना। लेकिन सीजेआई की बातें यहीं नहीं रुकी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है, पर इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन की वकालत की। सीजेआई ने साफ किया कि तीनों को अपनी सीमाओं में रहकर कानून के दायरे में काम करना होगा। अगर संसद नियमों से बाहर हो जाए तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। सीजेआई गवई की यह बातचीत न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी की झलक दिखाती है, बल्कि संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। और बुलेटिन के आखिर में बात सिंधु जल संधि पर भारत के रुख की। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत विश्व बैंक की तरफ से गठित की गई मध्यस्थता अदालत की वैधता को खारिज कर दिया है। यह अदालत जम्मू कश्मीर की किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर सुनवाई कर रही थी। भारत ने इसे पाकिस्तान का नाटक करार देते हुए कहा कि यह अदालत संधि का उल्लंघन है। भारत शुरू से इसकी कार्यवाही का विरोध करता रहा है और इसे अवैध मानता है। भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के तहत विश्व बैंक द्वारा हेग में गठित मध्यस्थता अदालत की वैधता को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस अदालत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर सुनवाई के बाद फैसला जारी किया था। भारत ने इसे पाकिस्तान के इशारे पर नाटक करार देते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत ने इसे अदालत को कभी मान्यता नहीं दी, क्योंकि इसका गठन ही संधि का उल्लंघन है। मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा बताया जिसके तहत वो आतंकवाद के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। भारत ने 2022 से ही इस अदालत की कार्यवाही का विरोध किया। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी की सहायक नदी पर और रातले परियोजना चेनाब नदी पर बन रही है। पाकिस्तान ने 2015 में इनके डिजाइन पर आपत्ति जताई थी और विश्व बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की थी। हालांकि 2016 में उसने ये मांग वापस लेते हुए मध्यस्थता अदालत की मांग की। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं संधि के नियमों के तहत हैं और वो पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बाधित नहीं कर रही। भारत ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, वो संधि के किसी भी दायित्व को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद से जानकारों का मानना है कि ये कदम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।